नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो प्रवक्ता संवर्ग की जो तैयारी चल रही हो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं इसी कड़ी में आप लोगों के सामने सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित बहुत ही ज़्यादा मार्मिक टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। यहाँ से निश्चित रूप में आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये तय है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम सर्व शिक्षा अभियान की जब बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है पहले इसे समझना अत्यंत अनिवार्य है। सर्व शिक्षा अभियान जब हम बात करें तो ये क्या है, सरकार का एक महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम या उपक्रम है। अगर इसके हम बात करें, जो ये चाहता है कि भैया जो 6 से लेकर 14 वर्ष की जो आयु के सभी बच्चे क्या करें, स्कूल जाएं। सर्व शिक्षा अभियान का सर्वोत्तम अगर महत्व की अगर बात करें तो ये एक ऐसी योजना है जिस योजना के तहत जितने भी 6 से लेके 14 वर्ष के जितने भी आयु के जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे स्कूल जाएं और एक निश्चित समय के लिए उनके लिए क्या होगी, एक अनिवार्य शिक्षा होगी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उनको प्रदान की जाए। 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु की अगर हम बात करें, जब कक्षा 1 में जब बच्चा एडमिशन लेता है तब से लेकर 14 वर्ष की आयु तक की अगर हम बात करते हैं तो उस समय तक के लिए उसको क्या होगे, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उसको क्या है, उसको देनी है या क्या वो प्रदान कर सकता है। अब देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की जब हम बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है ये थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान क्या है इसे समझने की प्रयत्न करें। सर्व शिक्षा अभियान जिसे हम SSA की श्रेणी में रखते हैं, उसको इंग्लिश में इसका जो शॉर्ट फॉर्म है SSA हम कहते हैं। ये जो है ये प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए प्राप्त करने के लिए सरकार की आधारशिला के रूप में खड़ी है। देखिए, जो हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जहाँ पर क्रिएट होती है वो प्राथमिक स्तर ही है। देखिए, इस प्रकार से समझने की प्रयत्न करें इसे। मान लीजिए एक पौधा जो अपने जड़ों के माध्यम से बहुत ही सशक्त तौर पर मजबूती के साथ खड़ा है, जो अपनी गहराइयों में अपने जड़ों को फैलाए रखा है, और एक ऐसा पौधा है जो सिर्फ रेतीली जमीन पर या कहें मिट्टी के ऊपर खड़ा है। यदि हवा का झोंका भी आता है, तूफान आता है, तो जो सिर्फ मिट्टी के सहारे जो पौधा खड़ा है वो उखड़कर बिखर जाएगा, और जो अपनी जड़ों को गहराई से पकड़कर जो खड़ा है जो पौधा वो कभी भी उखड़ेगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि सर्व शिक्षा अभियान वो पौधे के रूप में है, जो जड़ के रूप में है, जो प्राथमिक स्तर को बहुत ही सलीके के साथ बांधे रखता है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, प्राथमिक स्तर में जितने भी शिक्षा के अंतर्गत आने वाली जो कमियां हैं या भी उनके दोष हैं, उन सभी का निराकरण करके सभी को एक समान शिक्षा वितरण करने का कार्य क्या करती है, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये सरकार का एक बहुत बड़ा क्या है, आधारशिला के रूप में, ये एक स्तंभ के रूप में खड़ा हुआ है। इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 2001 से इसको शुरुआत की गई। अगर हम देखें 2000 से इसका ड्राफ्ट बनना शुरू हुआ, 2001 में इसको शुरुआत की गई इसकी, और 2001 में इसको क्या शुरू किया गया। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये कार्यक्रम है सर्व शिक्षा अभियान, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत अगर कहें तो इसे 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। देखिए, संविधान में जो सर्व शिक्षा अभियान है, जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की अगर हम राइट टू एजुकेशन की जब बात करते हैं तो इसको संविधान के 21वें आर्टिकल जो है ए के अंतर्गत इसको रखा गया है, और संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में जो आपके 6 मौलिक अधिकार है उसमें इसको समृद्ध किया गया है। और ये जो मौलिक अधिकार के रूप में संविधान द्वारा इसको संवैधानिक समर्थन प्राप्त है। याद रखिएगा, जो ये सर्व शिक्षा अभियान है इसको संविधान द्वारा कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया है, जिसको संरक्षण प्रदान किया गया है। एक तरीके से अगर हम कहें ये कानून, विधि कानून के रूप में ये लागू है। अगर मान लीजिए कोई 6 से लेकर 14 वर्ष के अगर बच्चे किसी भी विद्यालय में जाते हैं, प्राइवेट बाजारीकरण वाले विद्यालयों को छोड़कर शिक्षा सरकारी स्कूलों में अगर जाते हैं, अगर वहाँ के प्रिंसिपल या वहाँ के स्टाफ या प्रबंधन समिति अगर उसको एडमिशन देने से मना करती है
तो उस विद्यालय या उस प्रबंध समिति या प्रधानाध्यापक पर क्या होगी, दंडनीय कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी और जुर्माना भी उसमें लगाया जाएगा। तो कहने का मतलब है 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा लेने से कोई नहीं रोक सकता है। उनको प्राथमिक तौर पर उनके सर्वांगीण विकास के लिए सार्वभौमिकरण, जब हम कभी किसी सभी को, इसमें ना उसके लिंग देखा जाएगा, ना उसका जाति देखी जाएगी, ना किस बिरादरी से आ रहा है, ऊंचा नीचा कुछ भी इसमें नहीं देखा जाएगा। सभी को एक समान शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा देने के यहाँ पर समर्थन करता है। और जो ये सर्व शिक्षा अभियान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसको प्रशासित किया गया, इसको लॉन्च किया गया था। अगर वर्तमान समय में इसका नाम की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान समय में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसको शिक्षा मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है। और आज के परिदृश्य में अगर देखें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और ये जो योजना थी सर्व शिक्षा अभियान, ये 2000 से 2001 तक ये इसको क्रियान्वित किया गया। ठीक है, अब देखते हैं इस सर्व शिक्षा अभियान की जब हम बात करें तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसको लाने का मोटिव क्या था। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की अगर हम बात करें तो इसमें कहता है कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर क्या दी जाएगी, प्रदान की जाएगी। अगर हम देखें, ये तो हो गया आपके 6 से लेकर 14 वर्ष के जो आपके सर्व शिक्षा अभियान के तहत। आपने अगर NEP 2020 अगर पढ़ी होगी किसी बच्चे ने, तो उसमें ये जो क्राइटेरिया है 6 से लेकर 14 था पहले, अब ये जो क्राइटेरिया चेंज होकर आपके 3 से लेकर 18 वर्ष तक का ये वर्तमान जो शिक्षा नीति आई है, जो तीसरी शिक्षा नीति आई है, उसमें क्या कर दिया गया है, आपको अगर देखोगे तो यहाँ पर 3 से लेकर यह क्या कर दिया गया है, 18 साल तक के जो उम्र के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर क्या दी जाएगी, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये भी एक मौलिक अधिकार के कानूनी तौर पर अगर कहें संविधान में प्रदत्त किया हुआ है। देखिए, पहले सर्व शिक्षा अभियान में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। बेसिकली जो पूछा जाएगा आपसे सर्व शिक्षा अभियान के तहत पूछा जाएगा तो आपको 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की यहाँ पर बात की गई है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि स्कूल प्रबंधन और समुदाय को सम्मिलित करके विभिन्न क्षेत्रों में और साथ ही समुदाय के बीच मतभेदों को दूर करना। देखिए, बहुत से जो आज भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं तो ये सोचते हैं कि यार बच्चों को पढ़ा के क्या होगा, कौन सा बच्चे आगे जाके क्या करेंगे, करना तो घर का ही काम है। तो जो स्कूल प्रबंधन है या भी समुदाय को बीच में जो क्षेत्र के समुदाय को क्या करना है, जागरूक करना है, उनके बीच जाकर समुदाय के बीच वार्तालाप करके उनके जो शंकाएं हैं, जो शिक्षा को लेकर जो उनके दिल में जो धारणा है, जो कुटु धारणाएं बनी है, उन धारणाओं को ध्वस्त कर कर उनको समझा कर को मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न किया जाता है। तो याद रखिएगा। देखिए, आज भी अगर हम देखें बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, तो उनको भी स्कूल में उस दहलीज में लाने का प्रयत्न क्या करती है, सरकार करती है। और ठीक है, अब देखिए, कहता है कि तीसरा पॉइंट है कि बच्चों को अच्छे और मूल्य सिखाएं, और ताकि वो अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों के बारे में भी सोचे। देखिए, आज के परिदृश्य में क्या हो रहा है, अगर हम देखें, आज 4 दीवारी के अंदर का बच्चा रहता है या तो अपने मोबाइल के साथ या रील्स के साथ वो क्या रहता है, बिजी रहता है, कार्टून आर्टून देखने में लगा रहता है। तो वो एक दूसरे के साथ जो आपसी संवाद नहीं कर पा रहा है। अगर वो अपने घर में अपने मम्मी पापा की बात करें या फिर आज के डेट में परिदृश्य में देखें, मम्मी पापा भी अपने मोबाइल में रखें, दादा भी अपने मोबाइल में, बेटा भी को भी क्या करते हैं, अपना समय पास करने के लिए कहते हैं कि परेशान कर रहा है, उसको मोबाइल दे देते हैं। तो आज क्या हो रहा है, संवाद कहीं ना कहीं टूट रहा है, हम अपने पड़ोसी को नहीं समझ पाते। तो जब हम विद्यालय में बच्चे को भेजते हैं तो बच्चे क्या करता है, अच्छी से सीखता है, अपने उस 4 दीवारी जो परिदृश्य है उससे बाहर निकलता है, तो कुछ एक्टिविटीज करता है, वो कुछ ना कुछ सीखता है, नयापन सीखता है। जो अगर हम CDB जब हम पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट तौर पे दिया रहता है कि जो शिक्षा है निरंतर चलने वाली एक क्या है, ये गतिशील क्रिया है जो आपके जन्म से लेके मृत्यु तक एक निरंतर ताके साथ वो प्रभावित होती है। जिस प्रकार से नदी का प्रवाह 24 घंटे प्रवाहित रहता है, वो निरंतर अनंत तक वो बहती रहती है, तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन में भी जो शिक्षा है वो जब तक वो जीवित है, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो क्या करता है, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ वो चीजें सीखते रहता है। और वो अपने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं, बच्चा क्या करता है, वो अपने दूसरों के बारे में भी कहीं ना कहीं सीखना प्रारंभ करता है। नैतिकता के गुण उसके अंदर आते हैं। अभी तक तो बच्चा क्या था, अपने आप में अपने परिवार के बीच था,
अब वो कहीं ना कहीं समाज के प्रति भी कहीं ना कहीं वो सोचने की क्षमता रखता है। इस प्रकार से समझिएगा, मान लीजिए कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, अगर कोई बच्चा देखता है, बच्चे को उसको हेल्प करनी चाहिए, ना कि वो बच्चा सीधे जाए। जब तक हम बच्चे को ये नहीं, नैतिक गुण ये नहीं सिखाएंगे कि बेटा अगर वो कोई घायल व्यक्ति है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, हमें उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, अपने स्तर से जितना हो सकता है हमें उतना करना। ये नहीं कि अनदेखा नहीं करें। अनदेखा तब करेगा जब उसे अच्छे मूल्यवान जो चीजें ना सिखाई जाए, जिससे कि बच्चे अपने आप में सोचने के बजाय वो दूसरे की भी परवाह करे, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये कहता है कि 0 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे की देखभाल को महत्व समझे। अब देखिए क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, चाहे वो पब्लिक स्कूलों में होती है या आंगनवाड़ी केंद्रों में अगर हम बात करते हैं, तो बच्चे क्या आई उनके साथ जाती है, तो अगर बच्चे की उसमें क्या कहते हैं देखभाल का, अगर कोई बच्चा सही तरीके से नहीं चल पा रहा है या स्कूल में अपने कपड़ों में पॉटी कर देता है या अपने कपड़े गंदे कर देता है, तो उसमें जो आई होती है, जो आया होती है, कहीं ना कहीं उसकी देखभाल करती है, उसको सही तरीके से उसको सलामत रखने की कोशिश करती है, वो कहीं गिर ना जाए, उसे चोट ना लग जाए, वो सारी चीज़ें उसमें देखभाल। ये प्राथमिक चीज़ें हैं, ये प्राथमिकता की अगर हम जब बात करते हैं तो ये प्राथमिक चीज़ों में इसको हमने सर्वप्रथम रखा है। अब देखिए प्राथमिक स्तर पर ही ये चीज़ें लाने की क्या जरूरत थी। देखिए हमारे देश में अगर हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने हैं, तो हम विश्व गुरु कब बनाएंगे, जब हमारे संपूर्ण जितने भी बच्चे हैं वो मुख्य धारा में शिक्षा के अंतर्गत जुड़ सकें। आज के परिदृश्य में देखें तो 2 करोड़ से भी ऊपर की संख्या में आज प्राथमिक स्तर पे क्या है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। अगर हम माध्यमिक स्तर की बात करें तो 6 करोड़ से ऊपर के बच्चे क्या हैं, आज भी स्कूलों से वंचित है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन तो लेते हैं, मगर अपनी परिस्थिति, अपने निजी कारणों की वजह से क्या हो पाते हैं, वो स्कूल से गायब हो जाते हैं या स्कूल में नहीं जा पाते, क्योंकि वो अपने रोजगार की तरफ वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। अब ये कहता है कि 5वां पॉइंट देखिए, बच्चों को अपने आसपास सीखने और बढ़ने का मौका दें, जिससे कि उन्हें आध्यात्मिक और भौतिक रूप से विकसित होने में मदद है। देखिए हम क्या कहते हैं, बच्चे को जैसे आपने देखा होगा प्रकृतिवादी लोग क्या कहते हैं, आपने प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, ये तमाम चीजें पढ़ी होंगी। प्रकृतिवादी क्या कहते हैं, प्रकृतिवादी कहते हैं कि बच्चे को प्रकृति गोद में स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, वो प्रकृति के बीच में रहकर अपने जीवन को यापन करने के वो तमाम गुणों को सीखता है। तो यहाँ पर भी वही चीज सम्मिलित होती है कि बच्चे को अपने आसपास सीखने और बढ़ने का मौका। देखिए जब तक बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को इन्वेंशन नहीं करेगा, उनको देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, परखेगा नहीं, तब तक वो अपने जीवन में कभी भी एक सक्षम व्यक्ति के रूप में या कहीं एक अच्छे आदर्श व्यक्ति के रूप में उभर के नहीं आ सकता है। क्योंकि जब बच्चा अपने आसपास होने वाली जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को नहीं समझेगा, अगर कोई बच्चा सही को सही और गलत को गलत कहने की अगर उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, तो वो एक अच्छे व्यक्तित्व का कभी भी अपने अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं कर सकता। हमें हमारी जो प्राथमिकता होनी चाहिए आज की डेट में कि हमें अपने बच्चे को आसपास जाकर उसको ले जाकर उसको सीखने का मौका देना चाहिए, उसके बौद्धिक स्तर को बढ़ाना चाहिए, उसको बढ़ने का मौका देना चाहिए, उसको स्वतंत्र रूप में, जैसे हम कहते हैं ना प्रकृतिवादी, स्वतंत्र रूप में प्रकृति की गोद में उसको छोड़ देना चाहिए 14 वर्ष तक के कहते हैं, तो उसी प्रकार से जिससे वो उसे क्या होगा, आध्यात्मिक उसका आत्म मनन चिंतन होगा। ये हम नहीं कि आध्यात्म में उसको धार्मिक की तरफ बोल दिया, उसको अंतर आत्मा से अंतरीकरण की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको सीखने का प्रयत्न करता है, वो आध्यात्म के रूप में कहीं ना कहीं अपने सही गलत चीज को भी कहीं ना कहीं समझ सकता है, तो अपने आप में जो बौद्धिक रूप में वो सशक्त हो सकता है। और हम कहें विज्ञान भौतिक रूप में भी कहें, जो भौतिक रूप की जब हम बात करते हैं तो अपने आसपास जो होने वाली जो घटनाक्रम है उससे वो सीखने में कहीं ना कहीं मदद हो, कहीं ना कहीं उससे उसका क्या हो सकता है, विकास होगा। तो ये देखिएगा। अब हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए सर्व शिक्षा अभियान के बारे में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको लेकर ये चीजें चली। देखिए सर्व शिक्षा अभियान एक समावेशी सभी के लिए शिक्षा पहल के रूप में मान्यता प्रदान। देखिए इसमें जो ये सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2010 तक का इसका जो लक्ष्य रखा गया, 10 साल का इसका जो लक्ष्य रखा गया था, जब इसकी लक्ष्य की पूर्ति अचीव नहीं हो पाई तो उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। 2017 के आसपास तो ये तब रहा, तो उसके बाद हम बड़े भारत की चीजें आ गई थी। तो अगर हम देखें सर्व शिक्षा अभियान की जब हम बात करते हैं, एक ऐसा अभियान कहता है कि जिसमें समावेशी सभी को समान शिक्षा ग्रहण करने की बात करते, गुणात्मकता शिक्षा की बात करते हैं, जो धर्म विशेष लिंग स्थान को मध्यजन न रखते हुए एक ऐसी शिक्षा सभी को मुख्य धारा में किसी भी व्यक्ति को अक्षर न रखकर उसको शिक्षित करना है, अक्षर ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए। तो इसका ये ही मोटिव था। देखिए शिक्षा
पहल के रूप में ये मान्यता प्रदान करती है। अब ये पहला देख लिया होगा। और जो सर्व शिक्षा अभियान था, सर्व शिक्षा अभियान को जब लागू किया गया था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो आपको ये पता होगा। जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं लॉन्च किया गया था। तो आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में स्कूल चलो एक नारा दिया गया था, स्कूल चलो हम, ये तमाम चीज़ें थी, उनकी स्वरचित कविताओं से प्रेरित होकर ये चीज़ें की गई थी। अगर आपको मैं बात करूं, एपीजे अब्दुल कलाम भी कई दफ़े ऐसा देखा गया कि एपीजे अब्दुल कलाम भी बच्चों के बीच हमेशा वो रहा करते थे। अपने जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी तब भी वो बच्चों को लेक्चर दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे महापुरुषों ने शिक्षा के बारे में सोचा, मुख्य धारा में सभी बच्चों को लाने के प्रयत्न करा। तो कहीं ना कहीं इसका जो श्रेय जाता है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। तो उनके द्वारा ये शुरुआत की थी। आपने अगर आप अपने बचपन की अगर आपको याद होंगी, या फिर जो वर्तमान समय में बच्चे जो पैदा हुए होंगे उनको पता नहीं होगा, जो पूर्व में जब पैदा हुए होंगे उनको पता होगा कि स्कूल चलो अभियान, सवेरे सवेरे यारों से मिलने, जो एक तरीके से ये ऐड आता था टीवी में, तो उसमें ये पता चलता था कि मेन इस चीज़ को ऐड लाने का मेन उद्देश्य ये था कि सभी को विद्यालय तक पहुंचाना था, सभी को शिक्षित करना था। तो ये देखिए मैं आपको एक ऐड भी दिखाऊंगा कि इस ऐड के माध्यम से आपको देखने को समझने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से इस पहल को क्रियान्वित किया जाएगा, सक्रिय रूप से क्रियान्वित कर रही है। देखिए केंद्र सरकार क्या करती है कि जो योजनाओं को प्रदत्त करेगी और राज्य सरकार उसको क्या करेगी, धरातल पर उतारेगी। चाहे वो अपने राज्य में, जनपद के बाद उसे ब्लॉक में, ब्लॉक से उसको क्षेत्र पंचायत में, ये ग्रामीण स्तर पर इसको क्या करेगी, इस चीज को कंडक्ट करेगी और उसकी क्या करेगी, कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करेगी, जिससे कि जो ये इसका जो लक्ष्य रखा गया उस लक्ष्य को कहीं ना कहीं प्राप्त करने का कहीं ना कहीं एक ये बेहतरीन कदम रखा। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि 2000 में इसका ड्राफ्ट बना, 2001 में इसको क्रियान्वित किया गया, इसको लागू किया गया और इसका जो लक्ष्य रखा गया था प्रारंभ में, जिसको 10 साल का इसका लक्ष्य रखा गया था, इसकी लक्ष्य की पूर्ति की भैया 10 साल तक हम इसको रखेंगे तो इसमें हम 1.1 मिलियन बच्चों को क्या करेंगे, साक्षरता के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, ये तमाम चीजें थी। तो प्रारंभ में अगर हम बात करें 2010 तक का इसका लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसमें जो हम सर्व शिक्षा अभियान की जो सीमा को क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया। इसकी अचीवमेंट जो थी वो पूरी तरीके से नहीं हो पाई, तो इसकी जो समय सीमा थी उसको सीमा को बढ़ाकर आगे कर दिया गया। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, मैंने आपको कहा सर्व शिक्षा अभियान का जो लक्ष्य रखा गया था बेसिकली 1.1, अगर कहें 11 लाख के आसपास, अगर हम कहें 10 लाख 1,000 के आसपास अगर हम बात करें, तो जो मलिन बस्तियां थी उन बस्तियों में जितने भी जो बच्चे थे जिनको बुनियादी सुविधा प्रदान करना था, ये कहें शिक्षा के मुख्य धारा में उनको जोड़ना था, तो 193 मिलियन बच्चों को शैक्षिक बुनियादी ढांचे की स्थापना यहाँ पर करनी थी। देखिए कितना बड़ा लक्ष्य इसमें रखा गया था। एक जो ये सबसे बेहतरीन जो एक योजना केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई थी, जिसमें इतने ढेर सारे बच्चे, अगर कहें इतने करोड़ों बच्चों की अगर हम बात करें, 193 मिलियन, अगर 193 मिलियन का मतलब होता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख 1 मिलियन में होता है, तो 10 लाख से 193 को आप मल्टीप्लाई करिए तो उतनी स्ट्रेंथ आपके निकल के आ जाएगी। तो इतने करोड़ों बच्चों को कहीं ना कहीं मुख्य धारा में लाया गया था। तो जो लक्ष्य रखा गया था सर्व शिक्षा अभियान में 1.1 मिलियन ये लक्ष्य रखा गया था, जिसके अंतर्गत 193 मिलियन बच्चों को क्या करना था, इसमें मुख्य धारा में। देखिए संविधान की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर हम कहें, जैसे 21A के हमने कहा उसमें ये कंडक्ट कराया गया था, इसमें मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया था। और भारतीय संविधान का जब 86वां जो संविधान संशोधन और जब अमेंडमेंट होता है, तो उसमें सर्व शिक्षा अभियान को एक कानून के रूप में समर्थन ये प्रदान किया गया था। देखिए अगर मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि एक कानून विधित कानून के रूप में ये बन गया, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को शिक्षा लेने से अगर रोकता है तो उसमें दंड का प्रावधान ये किया जाएगा। अगर उसमें कुछ उसका उल्लंघन होता है तो एक विधित कानून के रूप में गया, संवैधानिक कानून के रूप में बना है, तो इसमें भी कानूनी कार्रवाई उसमें प्रदत्त की जाएगी। 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यहाँ पर क्या कहते हैं, उनसे ना कोई विद्यालय प्रबंधन, ना कोई विद्यालय, ना कोई शिक्षक उनसे ना फीस लेगा, ना उनसे किताबों का खर्च लेगा, ना उनसे ड्रेस से संबंधित चीजें लेगा। उनको
सर्वांगीण तौर पर यह कहें सशक्त और मूल्यवान शिक्षा से उसको ओतप्रोत करना है, उसको नैतिक शिक्षा प्रदान करनी है, उसके भविष्य का सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक को नियुक्त किया जाएगा और तत्पर होकर वो शिक्षा उसको किसी भी भेदभाव से दूर रखते हुए उसको क्या करेगा, शिक्षा ग्रहण कराएगा। अब यहाँ पर कहा है, देखिए मैंने आपसे कहा कि नई शिक्षा नीति को भी इसमें सम्मिलित किया गया। देखिए नई शिक्षा नीति 2020 का जब लक्ष्य रखा गया था, जो लक्ष्य है स्कूल से बाहर, जो अभी तक अगर हम देखें वर्तमान परिदृश्य अगर 2020 की अगर हम बात करें तो अभी भी जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है। हमने कहा कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 193 मिलियन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने की बात करी थी। उसके बावजूद भी 2020 की जब शिक्षा नीति का जब ड्राफ्ट बनता है उसके अनुमान से ये लगाया जाता है कि स्कूल से बाहर भी अभी भी 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना रह गया है। अभी 2 करोड़ बच्चे कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। देखिए 2 करोड़ बच्चे क्या है आपको मुख्य धारा में लानी। अभी हम अगर ऐसे बहुत ढेर सारे ऐसे देश हैं जहां पर उस देश की जनसंख्या ही 2 करोड़ नहीं है, तो ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर जितने संख्या हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उतनी तो उनकी पूरी पॉपुलेशन है। तो ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ना है। कहा गया है, देखिए 2020 में जब शिक्षा नीति का ड्राफ्ट बनाया, आपको पता होगा जब इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन के माध्यम से जब इसका ड्राफ्ट बनाया गया था, उस ड्राफ्ट में अनुमान लगाया गया था, जो ये कमेटी में जितने भी सदस्य थे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो SAA की अगर हम बात करें, जो सर्व शिक्षा अभियान के अगर तहत अगर हम बात करें 2015 से अगर हम बात करें 6 से लेकर जो 18 वर्ष के जो बच्चे हैं अभी भी वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं? हमने कहा देखिए NEP 2020 में कह रहा है कि 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाना है, मगर जब इसका अध्ययन किया गया 2019 में जब ड्राफ्ट बनाया गया, अनुमान लगाया गया, तो 15 से जो 2015 में 6 से लेकर 18 वर्ष के अगर हम बच्चों की बात करें तो तकरीबन अगर देखें आपके 6.2 करोड़ बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा रहे। क्या है? स्कूल नहीं जा रहे हैं। याद रखिएगा, स्कूल बिल्कुल भी नहीं जा रहे। अब हम कैसे कह सकते हैं कि यार हम विश्व गुरु बनने जा, भैया आप अगर वर्ल्ड वाइज अगर देखोगे तो भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी में उसका जो स्थान है बहुत ही ज़्यादा निम्न है, बहुत ही ज़्यादा अगर हम कहें 2.5 का अंक के आसपास है, 3.5 के अंक के आसपास है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि हम विश्व गुरु बने, हम सभी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व शिक्षा के क्षेत्र में करें, तो भैया जो पहले नंबर पे जो देश है जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बेहतरीन है, तो वो तो नहीं कह रहा है कि हम विश्व गुरु बनेंगे। तो विश्व गुरु हम कैसे बने? खाक बन रहे हैं हम। हमें सिर्फ मॉडिफाइड किया जा रहा है सरकार द्वारा कि हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि हाँ हम विश्व गुरु बन रहे हैं। देखिए सरकार क्या, हमेशा सरकार की कोशिश रहती है कि स्कूलों में बच्चे न जाए। बेसिकली आंकड़ों के आधार पर अगर देखें तो अगर आप HRD मिनिस्टर की अगर हम कहें, जो शिक्षा मंत्रालय के अगर द्वारा जो आंकड़े जारी करेगी अभी देखोगे तो बहुत ढेर सारे ऐसे लाखों की संख्या में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार जिस तरफ आगे NEP 2020 का अगर आप अध्ययन करोगे तो उसमें तो शिक्षा का बाजारीकरण में सर्वाधिक महत्व दिया गया। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल को महत्व दिया गया है, सरकारी स्कूलों की क्या है तालेबंदी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो अगर हम कहें तो ये देखिए, जो जब शिक्षा का जो जिस देश में शिक्षा का बाजारीकरण होगा वो ना विश्वगुरु बन सकता है ना वो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो सकता है, क्योंकि किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी जो होती है उसकी एजुकेशन होती है। वहाँ जो रहने वाले जो लोग हैं वो शिक्षित अगर हैं तो वो हमारे जो देश की जो GDP है उसमें कहीं ना कहीं वो अपना योगदान देते हैं, राष्ट्रीय आय भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। तो अगर हम बच्चों को शिक्षा से वंचित कर देंगे तो हम कहाँ से ये कहेंगे कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं? तो इस चीज़ को समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए जब हम शिक्षा का बाजारीकरण कहते हैं तो जब शिक्षा महंगी हो जाएगी, आपने देखा होगा एक भारत ही ऐसा देश है जहां पर 18% GST क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र पर लगता है, जबकि शिक्षा को निःशुल्क करने चाहिए, उसमें GST किसी भी प्रकार का। आज सबसे ज्यादा जो GST जो लगाया जा रहा है वो आपके 18%। कोई मामूली बात थोड़ा यार कि 18% आपके GST इसमें लग रहा है, तो चार्ज लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जब बाजारीकरण हुआ तो आप जो गरीब है, जो मिस्त्री का बच्चा है, जो कृषि है, जो कृषि भूमिहीन है, जो SC ST OBC के जो बच्चे हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनको तो आपने शिक्षा से वंचित कर दिया है। तो आपने पूर्व में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी पुरातन समय में, तो वही शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं अब यहाँ पर क्या होगा, जिसके पास पैसा होगा तो वही अपने बच्चों को क्या करेगा, पब्लिक स्कूल में पढ़ा पाएगा, जहाँ पर 2000-3000 रुपये आपके महीने की फीस पड़ रही है। तो आज जो पहाड़ों में जो रहने वाले जो
ग्रामीण युवा हैं तो उनके पास तो 2,000 रुपये महीने का ही नहीं मिल रहा है, तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा? तो कहने का मतलब है उनकी शिक्षा से वो वंचित रहे। अब सरकार क्या लाती है? सरकार लाती है पढ़े भारत बड़े भारत। अब बढ़िया, आप तो पढ़ाई के सारे दरवाजे बंद कर रहे हो, तो बढ़ेगा भारत कहाँ से? तो बेसिकली आपको मेरी बात है कड़वी लग रही होंगी, अगर आप मुआयना करोगे, अगर आप बेसिकली अगर इसको गहराई से अध्ययन करोगे तो निश्चित रूप में यही हो रहा है। तो सरकार कॉन्सेप्ट ला रही है पढ़े भारत तो बड़े भारत। तो पढ़ेगा भारत कब? जब पढ़े भारत बड़े भारत। अब पढ़ेगा कब भारत? जब आपके स्कूल में पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों की संख्या हो। जो ऐसे ढेर सारे, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, आपने देखा होगा प्राथमिक स्तर पर अभी भी 13,000 के आसपास क्या है, पद रिक्त चल रहे। अब पद रिक्त क्या होगा? अब उन जो 13,000 जो पद रिक्त हैं, जिन स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत है, जहां पर 3 शिक्षक होने चाहिए वहां पर 1 शिक्षक, तो 1 शिक्षक कितने बच्चों को पढ़ा सकता है? तो कहीं ना कहीं हमें अपना जो चीजें हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, हमें उनको कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। हमें शिक्षकों को नियुक्ति करनी पड़ेगी, हमें अच्छी संसाधन इकट्ठा करने पड़ेंगे। शिक्षा के जो गुण दोष हैं, उन गुण दोषों को दूर करना होगा, उनकी कमियों को दूर करेंगे, तब जाके हम कह सकते हैं कि पढ़े भारत बड़े भारत। इसके तहत ये क्या है? सरकार का एक उपक्रम, ये सरकार द्वारा एक चलाया गया क्या है, एक उपक्रम है, ठीक है। अब सरकार क्या करती है? विश्व बैंक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से सरकार ने क्या किया, सुगन पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया गया, जो इसकी निगरानी करेगा। देखिए विश्व बैंक क्या करता है, आपको थोड़ा सोचो कि यार विश्व बैंक का इसमें क्या रोल है। देखिए आज के डेट में जितना भी जो शिक्षा के क्षेत्र में जो पैसा खर्च किया जाता है, जो पैसा लगाया जाता है, वो केंद्र सरकार तो लगा नहीं रही है, राज्य सरकार उतना सहयोग नहीं देती है। तो सारा क्या करता है, ये विश्व बैंक से शिक्षा के क्षेत्र में करके एजुकेशन से रिलेटेड जो पैसा फंड है, वो क्या करते हैं, विदेशों से लाती है शिक्षा के क्षेत्र में। और वो पैसा अगर जो विश्व बैंक से जो पैसा लाया जा रहा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में लगाने की बात करेंगे, तो अगर वो सही तरीके से अगर पैसा विश्व बैंक से जो आ रहा है अगर वो लग जाए, तो हमारे भारत की जो प्राथमिक या कहें जो शिक्षा, सरकारी शिक्षा की कायाकल्प निश्चित होना सुनिश्चित हो जाएगा, कहें इसके कायाकल्प अवश्य हो जाएगी। क्योंकि विश्व बैंक का अथाह मात्रा में क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, उसको क्रियान्वित कौन कर रहा है, जो मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा उसको विकसित किया जा रहा है। और सगुन नाम का एक क्या है, पोर्टल है। अगर आप देखोगे जो मानव विकास मंत्रालय की अगर साइट में जाओगे तो सुगन पोर्टल पर आप जाओगे तो ये क्या कर रहा है, इसके अब यह निगरानी आप मॉनिटरिंग किसके द्वारा कर रहा है, एक ऐप के द्वारा। आप एक वेबसाइट के माध्यम से एक आपने लॉन्च किया है, उसके माध्यम से आप क्या रहे हो, उसकी मॉनिटरिंग करो। अब मॉनिटरिंग कैसे हो रही है, देखिए सभी स्कूलों से जितने भी अध्यापक प्राथमिक स्तर पर जितने भी अध्यापक हैं, वो कहते हैं कि आप कितने बच्चे पर डे स्कूल आ रहे हैं, कितने अपसेंट हो रहे हैं, कितना नामांकन हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, आप इस पोर्टल पे ये कीजिए। ये अब केंद्र स्तर पर क्या होता है, इसकी मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग किस प्रकार से, अगर हमें शिक्षा की अगर बेसिकली अगर जड़ों को मजबूत करना है, अगर उस पर मॉनिटरिंग वास्तव में करनी है, तो हमें राज्य स्तर पर जितने भी जनपद है, जनपद में जितने भी जिलाधिकारी नियुक्त हैं या फिर उसमें जो मुख्य शिक्षा अधिकारी, कुछ ऐसी टीमों का गठन किया, ऐसे टास्क फोर्स का गठन करें जो स्कूलों में छापे मारे, शिक्षक आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या बच्चों को सही तरीके से जो केंद्र सरकार द्वारा जो स्कीमें चले जा रहे हैं, चाहे वो मध्याह्न भोजन हो, चाहे वो जो शिक्षा से संबंधित जितने भी जो निःशुल्क चीजें बच्चों को दिए जा रहे हैं, क्या वो उनको प्राप्त मात्रा में मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, वो सभी चीजों पर अगर हम धड़ पकड़ करें तो निश्चित रूप में हमारी शिक्षा व्यवस्था शानदार हो सकती है। आपने जो प्राथमिक स्तर का जो शिक्षक है, जहां पर अब देखें जो रेशियो भी बनाया गया कि पहले 32 बच्चों पर एक शिक्षक को रखा गया था, तो एक शिक्षक 32 बच्चों को पढ़ाएगा। आप देख लीजिए, एक शिक्षक 32 बच्चों को पढ़ाने की अगर क्षमता रखे तो बेशक लेगा। देखो आपने आज क्या बना दिया उसको, आपने उसको एक बाबू भी बना दिया, उसको एक डांकिया भी बना दिया। वो बच्चों को पढ़ा कब रहा है, मेरे समझ में आ रही, आपकी इतनी ढेर सारी डांके हैं, इतने ढेर सारे प्रपत्र उसको तैयार करने पड़ते हैं। वो टीचर तो बच्चों को पढ़ाने की अपेक्षा वो क्या करता है, बच्चों को पढ़ो रे बच्चों कहता है, उसकी तरफ से आपने उसको नौकरी भी देखनी है, जो ऊपर से उच्च अधिकारियों द्वारा जो निर्देश दिया है उसको भी फॉलो करना है। तो आपको एमडीएम की सूचना देनी है, जो कार्यालय के जो पत्र जो डाक हैं वो बनानी है, तमाम चीजें, तो उसी में ही वो टीचर उलझ के रह जा रहा है, तो बच्चों को खाक पढ़ाएगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे पढ़े भारत तो बड़े भारत, तो ऐसे हो नहीं सकता है। तो अब इसकी निगरानी के लिए अगर पहलुओं की अगर हम बात करें तो इसमें कहा जाता है कि पहला पहलू आप देख पा रहे होंगे वितरण।
पूर्ण पत्र जो तैयार होता सर्व शिक्षा अभियान के तहत लॉन्च हुआ 2001 में, इसकी क्रियान्वित अगर 2000 से ही शुरू हो, और ये सरकारी मंत्रालय जो मानव विकास मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं, जिसे हम आज के शिक्षा मंत्रालय के रूप में जानते हैं, और आधिकारिक वेबसाइट करके हैं जो MHRDSSA की अगर बात करें, आप यहाँ पर सर्च करोगे तो तमाम चीजें मिल जाएंगी। अब देखिए ये कहता है कि सर्व शिक्षा अभियान के को अवसर सभी के लिए सम्मान शिक्षा का कहीं ना कहीं एक आंदोलन था, एक आंदोलन के रूप में यह प्रदत्त हुआ, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में एक चेतना आई, कहीं ना कहीं शिक्षा को घर घर तक ले जाने का कार्य किया गया, लोगों को समझाया गया, उनको बुझाया गया कि शिक्षा की महत्वता उनको समझाई गई। जो अक्षर है, जो निशब्द है, जो कहे अनपढ़ है, जो जिसका अक्षर का जिसे बोध नहीं है, उसको अक्षर का बोध कराने के लिए इस योजना को लाया गया। चाहे वो कोई भी हो, बूढ़ा बुजुर्ग, ये कोई भी हो, तो उसको शिक्षा लेने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। ये हम कहते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया? तो पूर्व जो प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसका किया गया था, नेतृत्व किया गया था। तो यह केंद्र सरकार और क्या राज्य सरकार के बीच एक कहीं ना कहीं साझेदार, केंद्र सरकार ने इसको कहा कि राज्य सरकार के समन्वय के अंतर्गत इसको साझा करके कि केंद्र सरकार ने योजनाएं तो बनाई, उसमें फंडिंग कर रहा है, तो इसे राज्य सरकार क्या है कि अपने राज्य में इसको क्रियान्वित करके अगर कहें प्राथमिक स्तर पर अगर वो चीजें क्रियान्वित करते हैं, उसको लागू करती हैं। बेशक लेकर हम कहें आज हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमें सगर्णी अगर बहुत बेहतर बनना है, तो हमें एजुकेशन चीजें एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर अगर हमें अपने देश को सशक्त और विश्वगुरु बनाना है, तो हमारे जो विद्यालयों में जो शिक्षकों की जो कमी है उसकी परिपूर्ति करनी चाहिए। जो हमारे शिक्षण सामग्रियों की जो कमियां हैं उनको सही तरीके से दुरुस्त करना है। अगर हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम कहें हमारी बुनियादी जो सुविधाएं हैं, अगर वो सही तरीके से जीर्ण क्षीर्ण जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को सही तरीके से उनमें फैसिलिटी देनी है, शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करें, या फिर आधुनिकरण की अगर बात करें, तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी, आज का परिदृश्य क्या है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आज का परिदृश्य जैसे चैट जीटीपी की बात करें, एआई जैसे चीजें आगे, आज भी हम अपने पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम विश्वगुरु बन जाएंगे। तो अगर हमें सरकार मैनिपुलेट कर रही है, हमें सपना दिखा रही है, तो हम आज हमारा युवा क्या है धर्म और जाति की राजनीति में इतना मदहोश हो चुका है, उसको शिक्षा से संबंधित कोई चीजें, आज का युवा हमारा इतना ज्यादा, या कहें हमारी जो जनता इतनी ज्यादा मूर्ख हो गई है, या कहीं इतना मूर्ख बद हो चुकी है, शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली जो चीजों पर कहीं जनता आवाज ही नहीं उठाने चाह रही है। अगर यदि जनता आवाज उठा दे तो सरकार वो चीज को करके रहेगी, अगर जनता जो अपने आप में ठान ले, क्योंकि जनता से ही क्या है सरकार का अस्तित्व है। अगर जनता अगर सही तरीके से सरकार को चुने, तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं उन्नति हो सकती है। हम आज की डेट में फिलीपीन हो गया है, यूएसए की बात करते हैं, या कहें आपके सिंगापुर जैसे देशों की अगर हम बात करते हैं, हम उनके शिक्षा मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी तो हमारे शिक्षा मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। हम इतने पिछड़े क्यों हैं? हमें भी ये होना चाहिए कि हम भी ऐसे शिक्षा मॉडल को प्रस्तुत करें जो कि विदेशी लोग उसको अडॉप्ट करें। हमने नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को, जैसे विश्वविद्यालय थे उस समय देश विदेश से यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। हमारा विश्व में पहला ऐसा वो केंद्र रहा जहाँ पर विदेशों से अलग अलग भाषाओं में लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने, उसको भी क्या कर दिया, कुछ ब्राह्मण अराजक तत्वों ने उसको क्या कर दिया, शिक्षा तो चाहते ही नहीं ना, कोई भी ये नहीं चाहता है कि लोग पढ़े। जो समाज का जो तबका है, जो गरीब कुचला दबला कुचा जो वर्ग है, वो उसको पढ़े ना, तो उसको आग लगा दी। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो प्रतिष्ठित, जो एशिया का पहला विद्यालय था, तो उसको क्या कर दिया, हमारे ही देश के ऐसे निकम्मे लोगों ने उसको क्या कर दिया, जला के उसको सुपुर्द कर दिया। तो हम ऐसी बात करेंगे, उस देश की बात करें हम विश्वगुरु बनने की। जिस देश में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को आपके हवाले कर दिया गया हो, तो कहीं ना कहीं सोचने वाले को समझना चाहिए ये तमाम चीजें। तो शुरुआती तौर पर अगर हम बात करें 2010 तक का ये लक्ष्य रखा गया था, जिसने अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए भरसक प्रयास करा। कहीं ना कहीं इसकी सीमा भी बढ़ा दी गई। तो याद देखिएगा, तो ये तमाम चीजें ये रही। अब देखिए सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की अगर हम बात करते हैं, तो उद्देश्य क्या थे? देखिए 2010 में राइट टू एजुकेशन हम लाए, तो वो लागू होने के बाद जो सर्व शिक्षा अभियान था, वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसने क्या करे, व्यापक रणनीति कहीं ना कहीं अपनाई। एक तरफ आपका राइट टू एजुकेशन आ रहा है, एक तरफ आपका सर्व शिक्षा अभियान। अपने सर्व शिक्षा अभियान को और सशक्त और मजबूत बनाने के लिए इसने अपनी रणनीति को व्यापक तौर पर उसने सुधार किया। कहीं ना कहीं इसका जो
लक्ष्य था, व्यापक लक्ष्य किस प्रकार से थे, देखिए ये कहता है कि जो शैक्षणिक सुविधाओं की कमी वाले जो क्षेत्रों में नए स्कूलों को स्थापित, जहां पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन सुविधाएं अगर नहीं है तो उनको वहां पर दुरुस्त करना है। मौजूदा स्कूल की जो बुनियादी ढांचा है, अगर जीर्ण शीर्ण अवस्था में अगर स्कूल है, विद्यालय टूटा फूटा है, उसके अंदर पढ़ाया जाए तो उसको सही तरीके से आधुनिकरण उसको करना है। वैकल्पिक स्कूलों के जो कह रहे हैं कि वैकल्पिक स्कूली शिक्षा के विषय उपलब्ध कराना है, वैकल्पिक विषयों को करना है, नए स्कूलों का निर्माण करना है। स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं, शौचालय, पेयजल भी जरूर। अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चों को अतिरिक्त कक्षाओं की जरूरत है तो हमें अतिरिक्त कक्षाओं की जरूरत उसको पढ़ाना होगा, हमें साथ ही उसके शौचालय, पेयजल, ये तमाम चीज़ों की बुनियादी सुविधाएं रखनी होंगी। और साथ ही अगर कहें स्कूलों में सुधार स्कूल, अगर कहें स्कूल सुधार अनुदान प्रबंधन, देखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो धनराशि आवंटन करती हैं, ग्रांट जो देती हैं, तो उस ग्रांट से हम क्या करते हैं, स्कूल की कायाकल्प कर सकते हैं। और बच्चों को निःशुल्क पुस्तक और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए, और जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहाँ शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए, ऐसे संस्थानों में आवंटित करे जाए, और शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक भेजे जाएं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें। और व्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षक कौशल को विकास, जब अगर शिक्षक कौशल, जब जो शिक्षक है, अगर शिक्षक को व्यापक तौर पर चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्या बच्चों को खाक पढ़ाएगा? हमें ऐसे शिक्षकों को करना है, समय समय में ट्रेनिंग देनी है, समय समय पर उनको उनकी बौद्धिक क्षमता का आकलन करना है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें। कहता है कि अनुदान, जो सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जा रहा है उससे जो शिक्षण सामग्री, जो गतिविधियां हैं, जो लर्निंग से संबंधित जो चीज़ें उनको विकसित करना है। और क्लस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर पर भी क्या है, संगठन में रचना। क्लस्टर का मतलब बताया, जो ब्लॉक में कुछ ऐसी समिति का गठन किया जाता है, ऐसे प्रकोष्ठ निर्मित किया जाता है जो प्राथमिक स्तरों पर मॉनिटरिंग करता है और उसकी इकाई के रूप में कार्य करता है। और ब्लॉक और जनपद स्तर पर शैक्षिक संरचना को मजबूत करने की कहीं गुणात्मक शिक्षा के साथ हमें जीवन कौशल को मजबूत करना है। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की प्रयत्न करना है। दिव्यांग जितने भी बच्चे हैं उनको भी कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, जो शिक्षा को जो सर्वाधिक रूप में जो बढ़ावा दिया जाना है, वो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना है, दिव्यांग या कहें विशेष महिलाओं को भी बेसिकली हमें शिक्षा की मुख्य धारा में लाने की बात करें। इसका जो सर्व शिक्षा का उद्देश्य होता है, अनुसूचित जाति, जनजाति और मुस्लिम, अल्पसंख्यक, भूमिहीन और कृषि आदि, जो इन सभी को क्या है ना, समान शिक्षा। देखिए आपने भारत में देखा होगा, बाबा साहब जैसे महान पुरुष जो जिन्होंने भारत के संविधान को रचा, भारत के संविधान के गॉड ऑफ फादर माने जाते हैं, तो उन जैसे महान पुरुषों को भी क्या कर रहा है, जातिवाद ने हमेशा उन पर दंश ढेला, उनको स्कूल में सही तरीके से पढ़ने दिया, कक्ष में बैठने की अनुमति नहीं दी, बाहर बोरे के टाट में लेके बैठते थे, पानी नहीं पीने देते थे। तो जातिवादी मानसिकता आज भी हमारे देश में, हमारे देश किस चीज़ में रहा, हमारे देश में आज भी देख पा रहे हो कि जाति, हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम, जातिवाद पर ये, तो भैया कब जातिवाद से उभरोगे? जो लोग कहते हैं कि जो SC ST OBC अल्पसंख्यक जो इनको आरक्षण दिया, भैया आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि आपने उन्हें लंबे 3,000 सालों से उनको शिक्षा से वंचित रखा। आपने जो अगर OBC की जो जनसंख्या है देश में आपके 52% है, अगर 90% अगर हम बात करें, 90% जो लोगों की जो जनसंख्या आपके SC ST OBC अल्पसंख्यक या कहे OBC कैटेगरी की, और 10% जो स्वर्ण वर्ग है, जनरल कैटेगरी, 10% आपके भारत में इनकी संख्या है, और यही सबसे ज्यादा ऊपर बैठे हुए, कुंडली मार के बैठे हुए हैं। तो यही 10% ही लोग क्या कर रहे हैं, देश को संचालित किए। और ये नहीं चाहते हैं कि जो SC हो गया, ST हो गया, अल्पसंख्यक समुदाय का जो भूमिहीन, जो मजदूर का बेटा भी हमारे सामने आकर बैठे और हमसे टेबल टू टेबल टॉक करे, ये कभी भी ये नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए शिक्षा के से अभी तक वंचित किया गया। तो बेसिकली आज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जातिवाद होता है। इस चीज से दो मुंह नहीं फेरेंगे। अगर आरक्षण को समाप्त करने के एक सबसे बेहतरीन तरीका है, रोटी बेटी का अगर संबंध अगर हो जाए तो आरक्षण हटा दीजिए। तो अगर रोटी बेटी का संबंध कर दे, आप रोटी बेटी का संबंध नहीं करना चाहते हो और कहते हो कि आरक्षण गलत है, तो भैया जिस दिन आप ये कह दो कि आरक्षण इसलिए हटना चाहिए, हम अब जातिवादी जो मानसिकता हमारी वो समाप्त तो हो चुकी है हमारे बीच। अब रोटी बेटी का कपड़े जैसा ये संबंध होगा तो उस दिन भारत से ये सारी चीजें कुरीतियां हट जाएंगी। और यहाँ पर देखिए पारंपरिक रूप से बहिष्कृत जो श्रेणियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझ, जिनको मुख्य धारा में से बहिष्कृत कर दिया गया है, जिनको बाहर किया गया, उनको भी मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न इसमें किया गया। देखिए बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा डिजिटल तौर पर उनको पढ़ाना, ये सुनिश्चित किया। प्रारंभिक शिक्षा में सर्वभौमिक सभी को साथ लेकर उनको फोकस करके उनके प्राथमिक स्तर पर उनका विकास किया जाना है। सर्वभौमिक माने सभी का नामांकन करना और सभी का उपाधि धारण करके सभी बच्चों की गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। तो
दोस्तों यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। यहाँ से अगली वीडियो आपके सामने लाएंगे, इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने लेके आएंगे। यदि आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।